नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा वैदिक सभ्यता में आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों, यहाँ इससे पहले हमने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्थिक व्यवस्था। अर्थात दोस्तों, हम इसको पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड करके। पहला जो था दोस्तों ऋग्वैदिक काल, और दूसरा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम देख लें दोस्तों कि प्रत्येक राज्य या देश या प्रदेश या स्थान की जो आर्थिक व्यवस्था होती है दोस्तों, वो चार आधारों पर निर्भर होती है। प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था के लिए चार आधार होने आवश्यक है। दोस्तों, आधार देखें तो पहला कृषि, दूसरा पशु, तीसरा व्यापार और चौथा दोस्तों शिल्प उद्योग। दोस्तों, हम बात कर ले कृषि की। तो दोस्तों, कृषि की यदि हम बात करें तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, दोस्तों कृषि को ज्यादा महत्व नहीं था। अर्थात कृषि का महत्व कैसा था? कम था। क्यों था? क्योंकि उस जमाने में या उस समय में जनसंख्या बहुत कम थी, और जब जनसंख्या कम थी तो खाने के लिए अनाज कैसा चाहिए था? कम चाहिए था। और जब खाने के लिए अनाज कम चाहिए था तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का महत्व कम था। बात करें, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ भी कृषि का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम कृषि का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमें कृषि का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसी में ऋग्वेद में ही हमें यह वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम कृषि पर पृथ्वी ने क्या चलाया था? हल चलाया था। अर्थात इस धरती पर सर्वप्रथम जो कृषि की थी वो किसने की थी? पृथ्वी ने की थी। अब बात करें हम पशुपालन की। तो दोस्तों, इस ऋग्वैदिक काल में पशुपालन को आर्थिक क्रिया का प्रमुख आधार माना जाता था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही आर्थिक क्रिया का क्या था? प्रमुख आधार था। अर्थात हम कह सकते हैं। और पशुओं में किसको पाला जाता था दोस्तों? पशुओं में गाय को पाला जाता था। अर्थात इस युग में ऋग्वैदिक काल में गाय ही आर्थिक क्रिया क्या थी? प्रमुख आधार थी। अर्थात गाय को आर्थिक क्रिया का प्रमुख आधार माना जाता था। अर्थात जो कुछ होती थी, पैसा, धन, संपदा, वो क्या होती थी? गाय होती थी। बात करें, ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है। अर्थात जो ऋग्वेद है उसमें गाय को क्या कहा गया है? अगन्या कहा गया है। अर्थात अगन्या का अर्थ होता है जिसे मारा न जा सके, अर्थात जो मारने योग्य ना हो। अर्थात जो मारने न योग्य हो उसे अगन्या कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो उस जमाने में या उस युग में गाय को मार देता था उसे मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। अब बात कर ले व्यापार की। तो ऋग्वेद में मुद्रा प्रणाली का अस्तित्व नहीं था। दोस्तों, व्यापार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? धन चाहिए, अर्थात पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। और वह मुद्रा इस युग में ऋग्वैदिक काल में क्या थी? अस्तित्व में ही नहीं थी। अब ये सोच रहे होंगे फिर व्यापार होता कैसे होगा? यहाँ पर व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। अर्थात जब पैसे नहीं थी, मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं था, अर्थात हमारे पास मूल्य कोई कैसा भी नहीं था, तो क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या होते थे? हमारे यहाँ पर व्यापार होते थे। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी कि यदि आपको बाजार में वस्तु खरीदनी है तो आपको वहां पर अपनी ही क्या ले जानी होगी? वस्तु ले जानी होगी। और वस्तु के बदले वस्तु, अर्थात आप वस्तु के बदले वस्तु खरीद या दे सकते हो। अर्थात आप अपनी वस्तु उसको दे सकते हो और उसके बदले आप अपनी वस्तु ले सकते हो। अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब हम बात कर लें शिल्प व उद्योग की। अर्थात शिल्प और उद्योग में यहाँ पर कुंभकार, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई आदि प्रमुख थे। अर्थात ये क्या थे? ये यहाँ पर कुंभकार अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, अर्थात मिट्टी क्या बनाता था? बर्तन बनाता था, उसे कहा जाता था कुंभकार। और जो लोहे के औजार, अन्य सामग्री बनाता था उसे कहा जाता था लोहार। और जो सोने के आभूषण बनाता था उसे कहा जाता था स्वर्णकार। और जो लकड़ी का सामान बनाता था उसे कहा जाता था बढ़ई। तो दोस्तों, इस युग में ऋग्वैदिक काल में शिल्प उद्योग भी विकसित था।
अब बात कर ले हम उत्तर वैदिक काल की, अर्थात उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी हमें चार आधार चाहिए। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, चौथा शिल्प व उद्योग। अब कृषि की बात करें तो सर्वोच्च आर्थिक क्रिया का क्या मानी गई है यहाँ पर दोस्तों? वहां पर पशुपालन था सर्वोच्च क्रिया का आधार, सर्वोच्च आर्थिक क्रिया का आधार, लेकिन यहाँ सर्वोच्च आर्थिक क्रिया का आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। अर्थात यह युग आते आते उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च आर्थिक क्रिया का आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। अब यहाँ पर सर्वोच्च आर्थिक क्रिया का आधार पशुपालन नहीं था, बल्कि क्या था? कृषि था। अर्थात कृषि क्यों रहा होगा ये स्मरणीय है, तो यह है कि इस युग में लोहे की खोज हो गई थी। अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोह की खोज हो जाने के कारण कृषि क्या हो गया? यहाँ का सर्वोच्च आर्थिक क्रिया का आधार हो गया। अर्थात इस लोहे की खोज को, लोहे को क्या कहा जाता है? श्याम अष्टक भी कहा जाता था, कृष्ण अष्टक भी कहा जाता। उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा, देखो हमें लोह की खोज के प्रथम प्रमाण कहां से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से प्राचीन लोह के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और ये साक्ष्य कब के बताए जाते हैं दोस्तों? ये साक्ष्य उत्तर वैदिक काल के बताए जाते हैं। अब बात कर लें लोहे की खोज पर, तो दोस्तों लोहे की खोज हुई तो इस उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने इस लोह का प्रयोग दो प्रकार से किया। एक तो दोस्तों कृषि उपकरण बनाने में, एक तो किसमें किया? कृषि उपकरण बनाने में, और दूसरा प्रयोग किया इन्होंने हथियार व औजार बनाने में। अब जब इन्होंने कृषि उपकरण बनाए तो उन कृषि उपकरणों की कृषि कार्य में सहायता मिली इनको, और दूसरा यदि हथियार बनाए तो इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब बात करें कृषि उपकरणों की सहायता से दोस्तों इन्होंने बड़े बड़े जंगलों को काटा, और बड़े बड़े जंगलों को काट कर क्या बनाया? खेत बनाए, या कृषि योग्य भूमि बनाई, और जिस पर क्या किया? कृषि किया। और कृषि जब करने लगे तो इस उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक क्रिया का सर्वोच्च आधार थी वो क्या बन गई? कृषि बन गई। अब बात करें इस लोहे के प्रयोग से इन्होंने क्या बनाए? हथियार बनाए, औजार बनाए, जिनसे इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आपने पढ़ा होगा कि इसमें मगध सबसे शक्तिशाली क्या था? एक साम्राज्य था। ये मगध ही शक्तिशाली साम्राज्य क्यों रहा होगा? क्योंकि इसके पास विशाल लोहे के क्या थे? भंडार थे। और जब लोहे के भंडार थे तो इन्होंने इस लोहे के भंडार से क्या बनाया? हथियार बनाए, और अपने साम्राज्य क्या किया? विस्तार किया। कृषि का वर्णन हमें निम्न पुस्तकों से मिलता है दोस्तों। यदि कृषि का वर्णन हम देखें तो हमें निम्न पुस्तकों से मिलता है, जिसमें पुस्तक प्रमुख हैं अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, काठक संहिता। अब बात करें शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? शतपथ ब्राह्मण कहता है, पुस्तक कहती है कि जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, अर्थात हमारे इस उत्तर वैदिक काल में चार प्रकार से खेती होती थी, या चार प्रकार से कृषि होती थी। पहले क्या किया जाता था? खेत की जुताई की जाती थी, उसके बाद बुआई की जाती थी, उसके बाद कटाई की जाती थी, और उसके बाद मंडाई की जाती थी, अर्थात फसल से दानों को अलग किया जाता था। काठक संहिता, काठक संहिता कहता है कि हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि 24 बैलों द्वारा हल को खींचने का वर्णन है। अर्थात दोस्तों इतने बड़े बड़े हल होते थे कि उनको कितने बैल खींचते थे? 24 बैल खींचते थे। अर्थात हमें इस काठक संहिता से क्या किसका वर्णन मिलता है? कृषि का वर्णन मिलता है। अब बात करें हम यजुर्वेद की, तो दोस्तों यजुर्वेद में हमें चार फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें क्या है? पहला गोधूम, दूसरा व्रीहि, तीसरा यव, और चौथा मांड। अर्थात इस युग में क्या क्या पैदा होते होंगे? गेहूं, चावल, जौ और उड़द। अर्थात गोधूम को गेहूं कहा जाता है, व्रीहि को चावल, यव को जौ, और मांड को उड़द। ये थे। अब बात कर लें व्यापार की, तो दोस्तों यहाँ पर मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी। आज अब इस युग में भी, अर्थात उत्तर वैदिक काल में भी मुद्रा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अर्थात अब तक मुद्रा का अस्तित्व नहीं आया। तो दोस्तों बात करें मुद्रा की इकाइयों का प्रचलन शुरू हो गया था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयों का क्या हो गया था? प्रचलन शुरू हो गया था। अब मुद्रा की इकाइयां क्या होती है? मुद्रा की इकाइयां अर्थात ऐसी सामग्री या ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मुद्रा के स्थान पर किया जा सके। ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मुद्रा के स्थान पर क्या किया जाता है? अर्थात पैसों के स्थान पर किया जा सके, उसे कहा जाता है दोस्तों मुद्रा की इकाइयां या मुद्रा की इकाइयां। अब इन मुद्रा की इकाइयों में कौन कौन प्रमुख थे? पहला निष्क, सतनाम, कृष्णल, पद, रत्नी और
अतः दोस्तों इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब बात करें निष्की, तो दोस्तों निष्की क्या होता था? निष्की एक गले में पहना जाने वाला आभूषण होता था, अर्थात गले में पहनने वाला एक आभूषण होता था जिसे जरूरत पड़ने पर उसके बदले में हम दूसरी कोई वस्तु ले सकते थे, अर्थात ये थी मुद्रा की इकाइयां। अब बात करें हम शिल्प उद्योग की, तो दोस्तों शिल्प उद्योग भी यहाँ पर भी अपने चरम स्थान पर था, जिसमें कुंभकार, लोहार, स्वर्णकार और बढ़ई प्रमुख थे। मैं वो बता चुका हूं, कुंभकार जो बर्तन बनाता था, लोहार जो लोहे का सामान बनाता था, स्वर्णकार जो सोने के आभूषण बनाता था, बढ़ई जो लकड़ी का सामान बनाता था। ये शिल्प और उद्योग थे, अर्थात ये थी आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, अर्थात आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।